नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं कविंद्र और आज बात करेंगे नशे के बढ़ते काले कारोबार की। दुनिया भर में नशे का काला कारोबार तेजी के साथ पांव पसार रहा है। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि सन 2010 से 2020 के बीच दुनिया भर में नशे के कारोबार में 22% की वृद्धि हुई है। लेकिन यही रिपोर्ट ये भी बताती है कि इसी 2010 से 2020 के बीच में भारत में ड्रग्स लेने वालों की संख्या 30% तक बढ़ गई और कोरोना के चलते पिछले एक साल के दरमियान यह आंकड़ा दुनिया भर में तेजी के साथ बढ़ा है। कुछ देशों में ये आंकड़ा करीब 40% के पार है और नशे के चलते दुनिया भर में हर साल कई लाख लोगों की मौत होती है। दुनिया में इस बढ़ते जहर के चलते भारत या कोई भी देश अछूता नहीं है। अपने देश की बात करें तो पिछले 3 वर्षों में नशे का जो बाजार है वो करीब 455% बढ़ा है। यानी कि नशे का जो कारोबार है वो तेजी के साथ देश में पांव पसार रहा है। आंकड़े बताते हैं कि देश में करीब 2.1% लोग गैरकानूनी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसमें मिजोरम, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। और जाहिर है कि जब मांग बढ़ी है तो अवैध नशे का कारोबार भी तेज रफ्तार के साथ बढ़ा है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया भर में आखिर ये काला कारोबार बढ़ क्यों रहा है। इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश में जो कानून बनाए गए उन्हें लागू किया गया, उसके बावजूद चुनौतियां क्या आ रही हैं। हम इस पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे और इस पर लगाम लगाने के लिए आगे का रोड मैप क्या हो सकता है। हमारे साथ खास मेहमान उमाकांत मिश्रा जी हैं, पूर्व सहायक निदेशक एनसीबी। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अमन सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। अमन, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगा उमाकांत जी आपसे कि असल में जब हम नशे के कारोबार को देखते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई एक देश या कोई एक रीजन इसकी चपेट में हो। दुनिया भर के अलग अलग पॉकेट्स को अगर देखें तो ये लगातार बढ़ा है, हर साल बढ़ा है। हालांकि कोविड में ये ज्यादा तेजी के साथ बढ़ा है। तो ऐसी क्या वजहें आपको लगती हैं, न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि देश के अंदर भी, कि इस कारोबार ने अपने पैर पसारे हैं? रविंद्र जी, नशा जो चीज है वो हजारों वर्ष पुराना है और हमारा जो ये नशे के अगेंस्ट में जो फाइट शुरू हुआ है बिगिनिंग ऑफ द 1900 से शुरू हुआ। उससे पहले भी थोड़ा 30-40 साल पहले से लगा दिए, लेकिन जो भी हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस या कन्वेंशंस वगैरह है तो 1912 से एक फॉर्मल वे में 1912 से शुरू हुआ है और कुछ ही जागरूकता के साथ पूरी वर्ल्ड में सारे कंट्रीज में हुआ। क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे जो भी नशे का जो ये तो पहले प्लांट बेस्ड शुरू हुआ। पहले उससे अगर हम बात करें, क्योंकि पहले आदमियों को या पॉपुलेशंस को प्लांट बेस्ड ड्रग्स के बारे में पता था, जो कि 3 वैरायटी में आते थे। एक गांजा है, दूसरा ओपियम है, तीसरा कोका है। जैसे कि कोकेन, हीरोइन और गांजा, जो मैरिजुआना या गांजा जो भी बोलते हैं, ये 3 प्लांट बेस्ड ड्रग थे। तो आप देखेंगे हमारा जो जागरूकता बढ़ी, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो कन्वेंशंस वगैरह भी इसी को कंट्रोल करने से, प्लांट बेस्ड नार्कोटिक्स से धीरे धीरे वो प्रोग्रेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ। क्योंकि जैसे जैसे हमारे इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़ी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुआ, रिफाइनिंग कैपेसिटीज बढ़ी, तो सिंथेटिक ड्रग्स और ये सब में काफी बढ़ावा हुआ। तो धीरे धीरे जो चीजें अवेलेबल थी नशा करने के लिए, उनमें भी बढ़ा। जो आप बढ़ने की बात कर रहे हैं, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और एक तरह तरह हमारे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ रहा है। और जैसे 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 कानून बन रहे हैं एक पर्टिकुलर ड्रग्स के जो नशा चलती है उसी को कंट्रोल करने के लिए एक जो बनता है उसी को, क्योंकि जो क्राइम सिंडिकेट से हैं वो कानून से थोड़ा आगे रहते हैं, तो वो उस दवा जो कि कानून के दायरे में ना आए, ऐसे ऐसे दवा बनते हुए जाते हैं। और एक प्राइस की भी बात है, क्योंकि एवरीथिंग इज प्राइस सेंसिटिव। अभी एक पर्टिकुलर दवा अगर मान लीजिए कोकेन, अगर मान लीजिए बाजार में अगर आप जाएंगे, एक नशा के अगर डोज आपको अगर 5,000 10,000 खर्चा करना पड़ेगा, उसी में अगर आप एक गोली मेथाकुलिन की गोली लेने, शायद 50 रुपया में आपको एक नशा हो जाएगा। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी और प्राइस, जो एफोर्डेबिलिटी, ये दोनों जो बढ़ता गया इन कीपिंग इन पेस विद हमारा जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है और जो अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है और एफोर्डेबिलिटी है,
ये तीनों चीज जब बढ़ता जा रहा है तो उसी में कम करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बहुत दिनों से लगे, जैसे इंडिया में हमारा तो मान लीजिए 1980 से शुरू हुआ जो रियल फाइट अगेंस्ट ड्रग्स आप कहेंगे, जी। कि जो प्रतिबद्ध तरीके से जो एक बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जो तालमेल चला के जो शुरू हुआ, तो 1980 1985 में हमारा एनडीपीएस एक्ट आया, तो उसी के बाद से धीरे 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 इस ड्रग्स में भी, ये जो एक्ट में भी काफी इवोल्यूशन हुआ है। तो उसी में जो आप ये देखेंगे कि सारे हम लोग क्या है कि जो बेसिकली कोई भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट हो, जो क्रिमिनल एस्पेक्ट हो, हम एक बैलून कंसेप्ट में चलते हैं। जैसे सिक्योरिटी इज लाइक ए बैलून, कि आप जैसे आप दो बच्चे के साथ अपने गाड़ी में गए इंडिया गेट घूमने, आप दो बड़े बड़े बैलून लेके गाड़ी के पीछे डाल दिए कि बच्चे खेलेंगे 3 साल 4 साल के। अब खोलते खोलते देखे कि भाई जो बहन का हेयर पिन में लग के वो बैलून जो है फुस हो गया या फट गया। तो सिक्योरिटी कंसेप्ट ऐसा है, कई एक चीज में जहां भी उसको एक थोड़ा सा जगह मिलेगा लीक जी। होने के लिए, वहीं से सारा चीज पूरा, आप चाहे आप जितना बाकी सब जगह में आप उसको पूरा प्रतिबद्ध तरीके से आप उसी को प्रिवेंटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं एक मौका मिलेगा उसी के थ्रू सारा चीज हो जाएगा। क्या क्योंकि उमाकांत उमाकांत जी, एक चीज, क्या कई देशों की जो इकोनॉमी है और खासतौर पर जिस तरीके से जो आंकड़े, क्योंकि इशारा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वजह हो सकती, लेकिन क्या ये वाकई इसमें कोई सच्चाई है कि जैसे जैसे कुछ देशों में आतंकवाद को पनाह दी और कुछ देशों की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं नशे के जो कारोबार के साथ सीधे जुड़े हुए, यानी कि वहां पर उत्पादन होता है नशे के जो पदार्थ हैं, उसके चलते दुनिया में फैलाव और आतंकवाद बढ़ने के साथ इसका फैलाव बढ़ गया है, या फिर ये उतना सच नहीं है? नहीं, उतना मैं तो नहीं मानूंगा कि इसमें सच है। हाँ, वायोलेंस से जरूर ड्रग्स का कनेक्शंस है। और दूसरी जगह आप अगर हमारी बिल्कुल पड़ोसी की भी बात करें, कि इंडिया एक ऐसी जगह है, उसके साउथ वेस्ट में भी एक ओपीएम प्रोड्यूसिंग, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसिंग सेंटर से, वो इंडिया के साउथ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है। कि एक ये हो गया आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान एक क्लस्टर हो गया। जी। दूसरी तरफ जाएंगे आपका जो म्यांमार और थाईलैंड और लाओस एक क्लस्टर हो गया। ये दोनों गढ़ है, मतलब ओपीएम प्रोडक्शन का एटलीस्ट 85% आजकल जो वर्ल्ड की सप्लाई है, ये लोग कर सकते हैं। और उसी में आप देखेंगे कि इन रीजनों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या एक्सट्रीमिज्म, या आप अभी जैसे आप हाल देखिए जो तालिबान की टेक ओवर है, ये है अभी जो आप ये कह सकते हैं कि जो अभी लास्ट 8-10 महीने से या 2019 से जो इंडिया में जो आना बढ़ गया, हीरोइन और ये सब का जो ये है कि मेरीटाइम रूट से जैसे बढ़ गया आना, ये इसका जरूर ताल्लुकात जो अफगानिस्तान में जो बढ़ते हुए सेंसिटिव हालत है उसके लिए जरूर बढ़ा है। क्यों कि आप देखेंगे कि 2018 से लेके 2019 में मेरे ख्याल से अमेरिका इसका प्लान कर गया कि वो लोग हट जाएंगे, और उन्होंने तालिबान के साथ एग्रीमेंट किया। तालिबान के साथ जब एग्रीमेंट किया, जो अमेरिकन और नाटो फोर्सेस का जो ओपीएम डिस्ट्रक्शन और ओपीएम प्रिवेंशन के लिए जो बिल्कुल फोकस था, वो हट गया। और 2019 में बहुत बम्पर क्रॉप हुआ। और उसके बाद जब तालिबान की जब ये बात आई कि भाई, और आप ये देखेंगे कि तालिबान का जो मेजर कंट्रोलर्स हैं, जैसे हिकमतियार हो गया, हक्कानी हो गया, ये लोग एक एक हेलमंद, कंडर, ये सब प्रोविंस को ये डोमिनेट करते हैं। या हिकमतियार जो है हेरत रीजन का जितने भी ओपीएम हीरोइन स्मगलिंग रूट है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से जो इंडिया आता है, ये लोग उसको कंट्रोल करते थे। अभी क्योंकि ये लोग उसी पोजीशन में हैं, तो नेचुरली आप ये देखेंगे कि भाई कुछ कुछ ना हो, मतलब प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो, परोक्ष रूप से ये लोग उसी को बढ़ावा देंगे। और यही वजह है कि आप देखिए अभी 3000 किलो का सीजर हुआ, 500 किलो का सीजर हुआ, 2019 में 1500 किलो से सीजर हुआ, जो मैरीटाइम रूट से आ रहा है, जैसे पाकिस्तान या ईरान के बिल्कुल हाल के कुछ वर्षों में से आप आ रहे हैं। बहुत कनेक्शन, या हम इंडिया की बात करें, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आपको कम से कम 12 से 15 स्टेट में मिलेगा। और वहां देखेंगे आपका जो गांजा का खेती या गांजा का वाइल्ड ग्रोथ बहुत प्रिवेलेंट है। कनेक्शन है, लेकिन ये हम कहना कि भाई एक्सट्रीमिज्म के लिए ड्रग प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ये मैं नहीं मानूंगा। देयर इज ए कनेक्शन। अमन, हालांकि मैं आपके पास लीगल इश्यू पर आना चाह रहा हूं, उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि क्या पिछले कुछ वर्षों में, यानी कि मैं कहूं पिछले 1 से 1.5 दशक में, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में तेजी के साथ कड़े कानून आए और जो
सर्च ऑपरेशंस थे, यानी कि ट्रैकिंग थी मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर, उसमें बड़े बहुत ही सही तरीके से इंफॉर्मेशन शेयरिंग के जरिए काम हुआ और इसीलिए हमें नंबर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, या फिर वाकई जनसंख्या बढ़ी जैसा कि कह रहे हैं उमाकांत जी और उसके साथ साथ डिमांड बढ़ रही है इसीलिए ये नंबर ज़्यादा हैं? धन्यवाद कविंद्र जी। मुझे लगता है कि दोनों ही कारण आप कह सकते हैं। एक तो इन्फोर्समेंट भी जब अच्छे से होता है तो सीजर्स होते हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, एक कोविड के टाइम में हमने सुना कई लोगों को कई तरह की मेंटल इश्यूज चैलेंजेस हुए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कंजम्पशन तो वर्ल्ड ओवर बढ़ा है, ये ट्रेंड है। पर जहाँ तक इंडिया की, हिंदुस्तान की बात है, भारत की, मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टैट्यूटरी रिजीम है हमारा, जो कोडिफिकेशन है, वो पूरी तरीके से ड्रग के दुरुपयोग को डिस्करेज करता है। और हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 47, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें भी हमारा संविधान ये अपेक्षा रखता है कि सरकारें ऐसी पॉलिसीज अपनाएंगी कि ड्रग्स का जो इलीगल यूज है और ड्रग ट्रैफिकिंग है और नशे से रिलेटेड जितनी भी इस तरह की जो कुरीतियां हैं, उन सब के ऊपर सरकार कर्व करने की कोशिश करेगी। ये आर्टिकल 47 में कॉन्स्टिट्यूशन के स्पष्ट रूप से लिखा गया है। उसके बाद जहां तक दूसरी स्टैट्यूटरी रिजीम की बात आती है, जो एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है 1985 में, उसको इनैक्ट किया गया। उसके बाद 1989 में इलीगल ट्रैफिकिंग इन एनडीपीएस एक्ट, उसको भी इनैक्ट किया गया। तो हमारे पास एक रोबस्ट स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म, एक रोबस्ट स्टैट्यूटरी रिजीम थी। ये बात जरूर है कि समय के साथ हर एक कानून की प्रासंगिकता भी रहनी चाहिए और उसको समय से उसको अमेंड भी करते रहना पड़ता है, और 3 बार एनडीपीएस एक्ट में भी अमेंडमेंट हुए। पर मुझे लगता है कि आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें एनडीपीएस एक्ट में और भी कुछ अमेंडमेंट्स की आवश्यकता है, और किस तरीके से जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है, जो डार्क वेब है, उनको उन चैलेंजेस को कैसे मीट किया जाए, जो इन्फोर्समेंट के चैलेंजेस हैं ग्राउंड लेवल पे, उनको कैसे मीट किया जाए, क्या उसकी नोडल एजेंसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रहना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर या इन सभी प्रश्नों को एड्रेस करना पड़ेगा जब भी हमारे नए अमेंडमेंट आते हैं एनडीपीएस एक्ट में। और मुझे लगता है कि जो पूरा मैंडेट है एनडीपीएस एक्ट का, किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड लार्ज ड्रग सिंडिकेट्स को किस तरीके से रोका जाए, हाउ इट हैज टू बी निप्ड इन द बड, उसको कैसे वहीं पे उसका खात्मा किया जाए, इन सब ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटी देख के और इन अमेंडमेंट्स को लाना पड़ेगा। एक और जो इंपॉर्टेंट विषय इसमें यह है कविंद्र जी कि आज अगर किसी एक एक्ट में सबसे ज्यादा लोग जेल के अंदर हैं कविंद्र जी, तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये एनडीपीएस एक्ट में है। और मुझे लगता है करीब हमारे 10-15% अंडर ट्रायल्स जो हैं वो तो एनडीपीएस एक्ट के तहत ही उनको अरेस्ट किया गया है। तो इसके ऊपर भी एक ध्यान देने की आवश्यकता है कि इतने लंबे समय तक इतने सारे लोग अगर जेल में रहते हैं, उनके जल्दी से जल्दी प्रोसिक्यूशन, कन्विक्शंस होने चाहिए। जो पेटी ऑफेंसेस हैं उसमें अगर रीहैब करके, कम्युनिटी सर्विस करके, और जो लोग एडिक्ट्स हैं, जो इस तरीके से पेडलिंग नहीं कर रहे हैं, जो एडिक्ट्स हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा अलग डिस्टिंक्शन रहना चाहिए, और ताकि जहां पे फोकस करना हो एक्ट को वहां पे फोकस कर सके। और इन सब चेंजेस के साथ मुझे लगता है कि नए अमेंडमेंट्स की आवश्यकता है एनडीपीएस एक्ट में। उमाकांत जी, जो अमन ने इशारा किया बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो छोटे पेडलर्स हैं या फिर जो एंड यूजर मैं कहूँ, वो बहुत ज़्यादा उन पर कार्रवाई होती है, बहुत बड़े नंबर्स हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जेलों में बंद है विचाराधीन कैदी के तौर पर। लेकिन क्या जो रूल्स या फिर जो ट्रैकिंग का सिस्टम है, चाहे हम देश के अंदर बात करें, इंटरनेशनल जो हमारी ट्रीटीज हैं, उसके तहत जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े मैं कहूं कि इसके साथ जुड़े हुए लोग या फिर संस्थाएं हैं, जो एक बड़ा रैकेट है,
उसको हम अब तक पकड़ में नहीं ला पा रहे हैं, या उससे हम दूर हैं, उसके पीछे की वजह है, और उसके लिए किन तरह से की कदमों की या क्या नए अप्रोच की जरूरत होगी? कविंद्र जी, देखिए, मैं सिन्हा साहब से पूरा सहमत हूँ। आप अगर अरेस्ट फिगर्स देखेंगे एनसीबी का, मेरे पास अभी लेटेस्ट फिगर्स हैं, तो 2017 में देखेंगे 56,000 अरेस्ट हुए, 18 में 60,000 हुए, 19 में 74,000 हुए, और 20 में 67,000 हुए, और अभी तक अगस्त तक जो 2021 में 31,000 32,000 के करीब अरेस्ट हुए। इसमें आप देखेंगे कि लगभग ये कैलकुलेट किया गया, स्टडी किया गया कि 80 से 85% जो है ये स्मॉल क्वांटिटी वाले हैं। इसका मतलब ये एक दर्शाता है कि जो अमन जी रेफर कर रहे थे कि भाई ये स्मॉल क्वांटिटी दो ही किस्म में होता है, या तो एडिक्ट के पास मिलता है, या एडिक्ट को जो पेडल करता है वो एक इंटरफेस ऐसा है कि वो तय कर पाना मुश्किल होता है कि कौन एडिक्ट है, कौन पेडल कर रहा है। क्योंकि जब वो आदमी एडिक्ट बन जाता है, उसको एडिक्ट को, जो नशा को सस्टेन करने के लिए उसको पैसा चाहिए, और अगर वो मानो इनकम जनरेटिंग नहीं है, वो नहीं है, तो या तो वो पेटी क्राइम्स में इन्वॉल्व होगा, या खुद वो ये करके बोलेगा कि चलो मैं 2 खुराक ले लेता हूँ, एक को फायदा ये करके बेच के मैं अपना ये को सस्टेन करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर स्मॉल क्वांटिटी और जो एडिक्ट्स, ये अगर हम हटा दें तो बहुत मुश्किल से 15% की चीज़ रह जाता है। एक पहलू है। दूसरा ये देखेंगे कि जहां हम ड्रग ट्रेड के बारे में बात करेंगे, तो ड्रग ट्रेड जो है नॉर्मली जो कल्टीवेशन प्रोडक्शन की स्टेज से जब कंजम्पशन तक पहुंचता है, ये एंटायर सप्लाई चेन है। जो सप्लाई चेन हम इलिसिट ट्रैफिक, जो एनडीपीएस एक्ट में जो इलिसिट ट्रैफिक का जो डेफिनेशन है, वो कल्टीवेशन से लेके एंटायरली वो बिल्कुल नीचे तक आता है। प्रोडक्शन, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसशिपमेंट, यूज, ये सारे जो आके कंजम्पशन लेवल तक आता है। कंजम्पशन इज द ओनली लेवल वेयर इट डज नॉट जनरेट एनी प्रॉफिट, क्योंकि दैट क्रिएट्स ए विक्टिम। मैं पैसा देके अगर नशा लेता हूं, एक बार मजा आएगा, 2 बार मजा आएगा, लेकिन जब डिपेंडेंट मेरा हो जाएगा, मैं तो एक मेंटल और फिजिकल रैक। तो ये जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो डिजिटल एंड में होता है। तो हम जो पकड़ते हैं, आप, इसलिए मैं इसको रेफर कर रहा हूँ कि हम जो 80% पकड़ रहे हैं, हम वो विक्टिम लेवल में ही पकड़ रहे हैं। तो बाकी जो प्रॉफिट जनरेटिंग सेंटर्स है वो बिल्कुल रह जाता है। अभी दूसरा चीज, मैं अमन सिन्हा साहब से सहमत हूं कि आजकल जो स्मगलिंग करने का या ट्रैफिकिंग करने का तरीका में काफी बदलाव आया है कि ये जो डिसोशिएटिव मेथड्स आ गया है, जैसे थ्रू इंटरनेट, थ्रू ये डार्क वेब की बात कर रहे थे, वो क्लियर वेब, डार्क वेब, आपका मेल हो गया या मेल बॉक्स सिस्टम्स हो गया, इसी तरीके से एक रिमोटली ये क्योंकि आप देखेंगे एनडीपीएस एक्ट जो डिजाइन हुआ था पहले, सबसे बड़ी एविडेंस जो ड्रग ट्रैफिकर के अगेंस्ट में है वो पोजेशन है। क्योंकि मेरे पास अगर मेरे पॉकेट में अगर ड्रग्स मिला तो उसका और कोई ये नहीं है, वो तो मुझे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा एविडेंस मेरे अगेंस्ट में है कि या तो मैं कंज्यूम करता हूं या मैं पेडल करता हूं। और अभी वो कंज्यूमर के पास तो मिलेगा ही मिलेगा, जब मेरे पास पोजीशन में नहीं होगा तो मैं कंज्यूम कैसे करूंगा। बट उसको अगर हम हटा देते हैं, नाउ तरीका इतना सुपरफाइन और इतना स्ट्रीमलाइन कर दिया है ट्रैफिकिंग सिंडिकेट ने कि एवरीथिंग इज हैपेंस रिमोटली, और बीच में वो इतना कट बैक रखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेज दूसरे स्टेज में जाते जाते यू लूज द लिंक। ओके। तो इसीलिए क्या होता है कि एनडीपीएस, मैं एक चीज से सहमत नहीं हूं सिन्हा साहब से, क्योंकि अभी भी जो प्रेजेंट एनडीपीएस एक्ट है उसमें हर तरीके को लेते, हर तरीके को ये करने के लिए प्रोविजन है। एडिक्ट और कंज्यूमर लेवल में, पेंडिंग लेवल में ये करने के लिए भी प्रोविजन है, और ये जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी प्रोविजन है। हाँ, एक प्रोविजन जो नहीं है वो डार्क वेब, जो आजकल जो थ्रू इंटरनेट हो रहा है, एक स्पेसिफिक प्रोविजन वो है नहीं। लेकिन हालांकि वो जो इलिसिट ट्रैफिक का जो डेफिनेशन है उसी में वो हम डायरेक्टली फॉल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो जितने सारे एक्ट है और जितने सारे स्टेट्यूट है वो डेफिनेशन के बदल वो चलते हैं, वो कॉमन मीनिंग में बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए उसमें एक इंटरनेट ट्रैफिकिंग या रिमोट वे में जो ट्रैफिकिंग आजकल होता है उसी के लिए शायद एक स्पेशल एक डेफिनेशन में कुछ बदलाव करके ये करके वो लाना पड़ेगा। अदरवाइज जो ट्रांसनेशनल जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स हैं ये हैं, देयर आर इनफ प्रोविजंस कि 31B में हम एक एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस में लेकिन वो उमाकांत प्रोविजन सर, लाए हैं। सवाल ये है कि जैसा कि आप दोनों कह रहे हैं कि जो
कंज्यूमर है या फिर जो बहुत ही आपने कहा कि जो नशे की लत जिसको लग रही है, ज्यादातर वो लोग हैं या छोटे पेडलर हैं? क्या जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े मैं कहूं कि गिरोह सरगना या माफिया हैं, जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम देश एक साथ नहीं खड़े होते हैं तब तक नशे के इस काले कारोबार उसके व्यापार को रोकना मुश्किल है। और उसके नहीं, लिए एक साथ हैं देवेंद्र जी। मैं वही कहना चाहता हूं कि सारे जितने आप देखेंगे, जितने भी कंट्रीज हैं जिनके ये ड्रग लॉज हैं, there are more than 189 countries are members in say United Nations 71 convention. There are three major conventions हैं कविंद्र जी, 71 convention, 61 convention, 71 convention and 1980 convention. ये अगर तीनों कन्वेंशन को मिलाया जाए तो लगभग वर्ल्ड में जितनी कंट्री है इसका मेंबर है, पार्टी है। और जो इनका लॉ बना है, नेशनल लॉज बना है, वो इन कंफर्मिटी विद दीज कन्वेंशंस का जो प्रोविजंस है उन्हीं को इंप्लीमेंट करने के लिए बना है। तो आप देखेंगे कि कंट्रीज के अंदर लीगल प्रोविजंस और ये में कोई खास आपको फर्क नहीं मिलेगा। इंडिया की बात ले या अपने नेबर्स की बात ले तो उसी में आपको बहुत कम फर्क मिलेगा। आप अभी जहां तक हम ये कंज्यूमर या एडिक्ट की बात कर रहे हैं, जो प्रोविजंस हैं या जो हम उसकी ज्यादा परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं, उसी में प्रोविजन है ऑलरेडी। लेकिन कोई एडवोकेट्स या कोई जो एक्यूज्ड हैं वो इस्तेमाल नहीं करते। जैसे 64A है एनडीपीएस एक्ट का, आप मान लेंगे, जो इम्यूनिटी दे रहा है कंज्यूमर एडिक्ट को। कोई भी एडिक्ट पकड़ा गया, मान लीजिए अभी जितने भी ये बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं या लो प्रोफाइल केसेस होते हैं, जब भी कोई एडिक्ट पकड़ा जाता है, चाहे उसके पास मिला ना मिला, कंजम्पशन इज एन ऑफेंस। अगर वो खाने से पहले पकड़ लिया, मान लीजिए मेरे हाथ में, मैं मुंह में ले रहा हूं, इसी बीच पकड़ लिया तो आपको पोजीशन मिलेगा। मैं खा लिया तो मेरे पेट में मिलेगा। तो लेकिन पेट में मिलना भी ऑफेंस है और मेरे पास में वो पोजीशन मिलना भी ऑफेंस है। बट 64A मुझे एक मौका देता है कि इफ आई क्लेम दैट आई हैव डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स एंड क्लेम दैट नहीं, मैं करेक्शनल सेंटर में जाके मैं ट्रीटमेंट होऊंगा और मुझे प्रोसिक्यूशन मत करिए, तो दैट इज ए प्रोविजन। दो स्टेज में ये प्रोटेक्शन मिलता है। एक स्टेज तो गवर्नमेंट के लेवल में मिलता है, जब आपको अरेस्ट किया जाता है, इफ यू डिक्लेयर दैट द गवर्नमेंट कैन गिव यू इम्यूनिटी। अगर आपको वहां कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, सेक्शन 39 है, सेक्शन 39 के अंदर कोर्ट कैन आल्सो गिव यू लेकिन जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि यू हैव टू आस्क, बट आपको एविडेंस रीड करना पड़ेगा कि मैं हूं। ये कोई नहीं करता। 44% लोग नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर वो चाहते हैं, लेकिन उसमें महज 25% को ही सही ट्रीटमेंट मिल पाता है या फिर सहूलियत मिल पाती है। अमन, मेरा सवाल, मेरा अमन एक आखिरी सवाल कि दो एंड है किसी भी क्राइम को रोकने का, या तो स्टार्टिंग में कि प्रोडक्शन लेवल पर उसे तमाम कंट्रीज मिलकर बैन करने की कोशिश करें, या फिर जब वो एंड यूजर जो है उसको समझाया जाए, अवेयर किया जाए। लेकिन जिस तरीके से कानून है और जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है इस कारोबार की, बेस्ट वे क्या नजर आता है? देखिए कविंद्र जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। किसी भी कानून के दो मैंडेट या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो किसी तरह के ऑफेंस को प्रिवेंट करना, जो कि मुझे लगता है कि इस केस में एक मेजर बात है जो एनडीपीएस एक्ट में, कि क्योंकि जिसको आदत लग गई नशे की, वो तो उसको लत लग गई है और फिर वो एक अलग प्रोसेस से उसको जाना पड़ेगा। पर इसलिए जोर प्रिवेंशन पे होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा है कि आप ऐसे पीनल प्रोविजंस रखें किसी भी कानून में, ताकि लोग डिस्करेज हों इस तरीके के पदार्थों का इस्तेमाल करने के लिए। अब जहां तक एनडीपीएस एक्ट की बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में ये बढ़ते जा रहे हैं जो मामले हैं, और इसलिए कानून हो या उसका इन्फोर्समेंट हो, दोनों में कुछ बेटरमेंट की आवश्यकता है। चाहे जो भी कारण रहे हों ये ड्रग मेनेस को बढ़ने के, जिसमें से कोविड भी एक कारण रहा, तो इसमें सो दैट आवर लॉ इज इन ट्यून विद कंटेम्पररी टाइम्स। और जैसा मिश्रा जी ने बहुत जो है सटीक बात कही, और वो भी यही कहना चाह रहे थे कि जो ऑब्जेक्टिव है वो लार्ज सिंडिकेट्स को कैसे एड्रेस किया जाए। कुछ प्रोविजंस जरूर हैं स्टैट्यूट में, पर ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ग्राउंड पे उसका उतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सब्सटैंशियल इंक्रीज होते जा रही है बाय द डे। तो मुझे लगता है कि जो एजेंसीज हैं, एनडीपीएस है, उनको भी थोड़ा सा जो अपनी अप्रोच है उसको और कंटेम्प्ररी और मॉडर्न करना पड़ेगा। और
इन्फोर्समेंट में मुझे लगता है कि एक जो प्रायोरिटी और ऑब्जेक्टिव्स है उसकी भी स्पष्टता होनी चाहिए। और जैसा मिश्रा जी ने अभी बताया कि ज्यादातर जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो आपकी इंटरनेट और डार्क वेब और इन सब के थ्रू हो रही है, जिसको एड्रेस करने के स्पेसिफिक प्रोविजंस या प्रपोजिशन नहीं है। अगर स्टैट्यूट में ये वेल डिफाइंड हो और वेल आर्टिकुलेटेड हो तो जो इतने अंडर ट्रायल्स हैं, जो मामले पेंडिंग रहते हैं, उनमें या तो कन्विक्शन हो जाएंगे या वो लोग एक्विट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है उसकी भी एक आवश्यकता है कि जो हमारा स्टैट्यूट हो ओके वो हमारे कंटेम्प्रेरी टाइम्स से वो उसकी इंट्यून हो और उससे मेल खाता हो। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपके बढ़ते रहते हैं जो हमारे जो मान लीजिए जो लोग भी ये ऑफेंस कर रहे हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं, वो लोग जब इतनी स्पीड से जो है अपने काम करने के तरीके को चेंज कर रहे हैं, तो कानून को और अथॉरिटीज को भी अपने आप को उसी पेस से चेंज करना पड़ेगा ताकि इसका पूरी तरीके से इन्फोर्समेंट हो सके और जो ऑब्जेक्टिव है ड्रग मीनेस को कर्व करने का, वो पर्पस अचीव हो सके। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं इसमें बस थोड़ा सा और ऐड करना जी। चाहूंगा कि मेरे ध्यान में आया कि अभी सरकार भी कुछ प्रपोज कर रही है एनडीपीएस एक्ट में चेंजेस लाने के लिए। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2-3 बार इनिशिएटिव लेके और एक क्लैरियन कॉल दिया और खुद जो है पब्लिक से भी सजेशंस और ये सब मंगाए। तो मुझे लगता है कि इन सबको इनकॉर्पोरेट करके और कुछ नए चेंजेस के साथ एनडीपीएस एक्ट को और इफेक्टिव बनाने के लिए कोई इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कविंद्र जी, मैं एक छोटा सा डाटा दे दूंगा आपको। अमन जी सिन्हा सर, साहब को बहुत जो संक्षेप में बता सर, रहे थे, बहुत संक्षेप में। जो बहुत संक्षेप में ये जो कह रहे थे कि भाई जो कानून में जो बड़े लोगों को पकड़ने के लिए जो प्रोविजंस हैं, वो जो एनफोर्समेंट और बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मैं बस 2 डाटा दूंगा आधे सेकंड में। इसमें 2 प्रोविजन है लॉ में कि जो बड़े आदमी है उनका एसेट सीज कर लो, और दूसरा है जिनके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा पुख्ता एविडेंस नहीं है उनको पिट एनडीपीएस जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है उसी में आप ये बंद कर लो। तो मेरे पास ये एनसीबी का लेटेस्ट फिगर है, जो पिट एनडीपीएस में जो डिटेंशन हुआ है, आप 2000 उनका जो अभी डाटा दिखा रहा है, 2017 में कुछ नहीं, 18 में कुछ नहीं, 19 में कुछ नहीं, 2020 में एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है। जहां तक ये एसेट सीजर फॉरफीचर का मतलब ये है कि जो बड़े लोग इसको करते हैं और जिससे वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बनता है, प्रॉपर्टी बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, उसका जो सीजर्स हैं वो भी बिल्कुल एसेट सीजर फॉरफीचर में 2017 में 4 करोड़ हुआ था, 2018 में 95 लाख हुआ, 2019 में 1 करोड़ 67 लाख हुआ, और लास्ट ईयर में सिर्फ 11,86,000 हुआ, बाकी कुछ नहीं। आप ड्रग्स का आप जो बात कर रहे थे 485 गुना बढ़ा, और उसका अगर इंडियन वैल्यू हम लेंगे वो बिलियन में होगा। ये सारी चीजों में ये थोड़ा सा बात कही वो बहुत है कि क्यों बढ़ रहा है और जहां पर कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसे कैसे दूर करके उसे इम्प्रूव करके हम इस बढ़ते कारोबार पर लगाम लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।